हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है दोस्तों। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम क्या है? हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण की समझ के अंतर्गत हमने कुछ कॉन्सेप्ट की बातें कर चुके हैं हम लोग, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और आज हम लोग बात करेंगे आदिवासी समुदाय और उनके विकास के बारे में, कि कैसे आदिवासी समुदाय जो है वो पहले से अब थोड़े विकसित हुए, या उनका विकास में किन चीज़ों का योगदान हुआ। क्या वाकई में आदिवासी का विकास हुआ है, या ये जो लगातार आदिवासी की ज़मीनें छीनी गई थी बीच में, जो हमने स्टोरी में पढ़ी थी, उससे इनका विकास हुआ या पीछे चले गए? इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है कि आदिवासी विकास में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की। देखिए, आदिवासी की सबसे बड़ी जो संपत्ति होती थी ना दोस्तों, वो होती थी उनके जंगल। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जंगल के महत्व से। तो जंगल का महत्व क्या है? तो जंगलों का महत्व केवल आदिवासी जीवन में ही नहीं था, बल्कि अगर प्राचीन काल की बात करें, हम लोग पुराने समय की बात कर ले, जहाँ पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो पहले भी लकड़ी का इस्तेमाल तो आज भी होता है, और पहले भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो कई बड़े बड़े साम्राज्यों के विकास में भी कहीं ना कहीं जंगलों का बड़ा ही महत्व रहा था। और पुराने समय में तो सारे जंगल के जो थे वो आदिवासियों के कवर में आते थे, यानी उनकी ही संपत्ति होती थी। इसका मतलब आदिवासियों के ऊपर निर्भर होते थे पहला पुराने साम्राज्य, वो उनसे लकड़ियाँ वगैरह लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो उनसे छीनते नहीं थे ज़मीन कभी भी, लेकिन उनसे मदद मांगते थे। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य आदिवासियों पर निर्भर हुआ करते थे। तो जंगल का इसके अलावा महत्व क्या है? तो जंगलों से हमें केवल लकड़ी नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे धातुएँ मिलती है। जैसे कौन सी धातु? जैसे लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सोना, चांदी और हीरा मिलता है। ये बहुत महंगी और प्रीशियस धातुएं हैं। तो सोना मिलता है, चांदी मिलती है, तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, और कीमती इमारती लकड़ी मिलती है। साथ साथ जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद भी हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ जो केवल जंगलों में मिलती है? जैसे वैक्स मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोम मिलती हैं। उसके अलावा लाख मिलती है। ये सारे कौन से ये उत्पाद है जंगलों के। उसके अलावा शहद मिलती हैं। स्वयं जानवर जैसे हाथी, जो कि शाही सेना का आधार था। दोस्तों, आपको पता ना, पुराने समय में राजा महाराजा के पास में कोई गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, कोई युद्ध टैंक या कोई लड़ाकू चीज़ें होती नहीं थी। तो वहाँ के लोग सैनिक लड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? या तो घोड़े होते थे, या उनके पास हाथी होते थे। लेकिन हाथी को माना जाता था कि जिस भी साम्राज्य के पास हाथियों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वो हाथियों की जो सेना होती थी उसको हम लोग बोलते थे शाही सेना। तो शाही सेना का आधार हाथी होता था। तो कहने का मतलब है कि पशु उत्पाद कौन कौन से थे वो? तो ये सब उत्पाद वहीं से निकल के आते, जानवरों से या कीटों से जो उत्पाद बनते थे। जैसे शहद, आपको पता है ना कैसे बनता है? शहद आपको बनता है कि हनी बी जो है वो शहद बनाती है। तो सब उन्हीं के प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं खुद जानवर भी जो थे वो साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा हद तक महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी और जंगलों के बीच में संबंध क्या था? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आदिवासियों के पास ही जंगलों का पूरा अधिकार होता था। तो आदिवासी और जंगल के बीच में क्या संबंध, अंतर संबंध क्या था, रिलेशन क्या था? दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी तक की अगर बात करें, 19वीं सदी दोबारा समझा देता हूँ मैं। जब हम लोग बोलते हैं ना कोई सी सदी, जैसे मैंने बोला 19वीं सदी, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सन 1800 से लेकर के 1899 तक के बीच की बात कर रहा हूँ। तो सन 1800 से 1899 तक के बीच के। और वो क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक मतलब 1870, 80, 90 के दशक की बात हो रही है। आखिरी तक भारत का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। मतलब वो आखिरी दौर था जब तक जंगलों से ढका हुआ था। उसके बाद जंगल काटना शुरू किए गए थे। तो 18वीं सदी के 19वीं सदी के अंत तक जंगलों से काफ़ी ढका हुआ था भारत का बहुत बड़ा हिस्सा। और 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों पर आदिवासियों का अधिकार भी था। और आदिवासियों को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान था जंगलों के बारे में। ज़बरदस्त ज्ञान का मतलब दोस्तों ये होता है कि जड़ी बूटियों का ज्ञान, आयुर्वेदा का ज्ञान, पुरानी संस्कृति हमारी, आज भी हम लोग आयुर्वेदा को बहुत मानते हैं। तो ये आज भी बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी जिनको कुछ नुस्खे आते हैं पुराने, जो वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इवन हॉस्पिटल भी नहीं जाते और अपना काम घर से कर लेते हैं, क्योंकि उनको इन जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज है, आज भी है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों के बारे में आदिवासियों को जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था उस समय तक। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 19वीं सदी के मध्य तक की, लगभग 1850 1860 की बात हो रही है।
तो 1850 1860 तक आप थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है 1860 के आसपास क्या हो रहा होगा, उस समय क्या हो रहा होगा। 1860 के आसपास आपको डलहौजी का नाम सुना होगा, तो वो वाला दौर चल रहा था, गवर्नर जनरल का दौर चल रहा था, और 1857 की क्रांति हुई थी, वो दौर चल रहा था। तो उस समय अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे जंगल काटना शुरू किए 19वीं सदी के अंत तक। तो तब तक जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। बहुत सारे राज्य भी जो थे वो वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर ही निर्भर करते थे। बहुत सारे राज्यों को जब वन संसाधन चाहिए होते थे तो वो आदिवासियों से ही मांग करते थे कि आप हमें इतना प्रोवाइड कीजिए या दीजिए, तो आदिवासी उनसे संबंध रखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्थिति पूरी बदल गई। स्थिति कैसे बदल गई, परंतु आज स्थिति वैसी नहीं है। स्थिति वैसी क्यों नहीं है, क्योंकि आज सरकारी नीतियों ने, सरकार वन विभागों ने बहुत सारी ज़मीनें और फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है, तो उनसे वो चीज़ें छीन ली। जो उनका अधिकार था ना पूरा जंगलों पर नियंत्रण, आज आदिवासियों का जंगलों पर नियंत्रण नहीं बचा हुआ है। तो स्थिति बिल्कुल भयावह हो चुकी है। अब आदिवासियों से उनके जंगल, उनकी ज़मीनें छीनोगे तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि आदिवासियों की समस्याएँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज हुआ क्या ऐसा, पहले तो ऐसा था, आज क्या है, आज आदिवासी हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखे जाते हैं। हाशियाई का मतलब दरकिनार कर दे जिनको समाज से, आप समाज से थोड़े से अलग देखे जाते हैं, और शक्तिहीन मतलब कमजोर, जिनके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी संपत्ति होती थी वो उनकी जंगल हुआ करते थे। दोस्तों, आप पुरानी कहानियां सुनना, किसी से आपके घर में कोई बड़े हो तो उनसे पूछना कि पुराने लोगों के पास संपत्ति के नाम पे क्या होता था, तो वो आपको बताएंगे कि पहले जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे वो बहुत अमीर होता था, तो पहले जिसके पास जंगल होते थे वो अमीर होता था। तो इनकी संपत्ति ही जंगल थी, अब वो छीन लिया तो क्या हो गए, शक्तिहीन हो गए, तो इनके पास संसाधन की कमी हो गई और हाशियाई हो गए। हाशियाई का मतलब होता है इनको दरकिनार कर दिया गया, समाज से थोड़ा सा परे कर दिया गया, तो अपने आप में इनको फीलिंग आने लगा। तो ये ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों 19वीं सदी के अंत तक तो इनका काम बढ़िया हो रहा था, इनके पास सारा नियंत्रण था, तो उसके बाद ऐसा हुआ क्यों। तो उसके बाद की कहानी सुनते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो दो फेज में समझते हैं। पहले समझते हैं कि औपनिवेशिक शासन से पहले क्या था। औपनिवेशिक शासन समझते हैं आप, औपनिवेशिक शासन मतलब गुलामी का दौर। अंग्रेज ने हमारे ऊपर राज किया, तो अंग्रेजों के राज करने से पहले, यानी अंग्रेज के आने से पहले क्या हुआ करता था। तो अंग्रेज से राज करने से पहले क्या होता था, जो जनजातियां होती, जो आदिवासी होते थे, वो क्या करते थे, वो शिकार करके तथा चीज़ों को बीन कर अपनी आजीविका चलाते थे। वे अपना आजीविका खुद चलाते थे, किसी पर निर्भर नहीं होते थे। तो कैसे चलाते थे, वो चलाते थे शिकार करके अपना खाना पीना पूरा करते थे, साथ ही साथ चीज़ों को बीन करके अपनी आजीविका चलाते थे। स्थानांतरित खेती भी करते थे और उसके साथ साथ लंबे समय तक एक जगह भी खेती करते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है स्थानांतरित खेती क्या होती है। अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि स्थानांतरित खेती क्या होती है। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए, स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान, अंतरित का मतलब होता है स्थान बदल बदल के खेती करना। जनजातियां आज भी भारत में इस प्रकार की खेती करती हैं। आदिवासी जो हैं आज भी इस खेती को करते हैं। भारत के नागालैंड में आपको दिखेगी। होता क्या है इस खेती में, इस खेती में होता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले जो आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, वो जंगल का कुछ हिस्सा साफ करती हैं। साफ करने के बाद वो ज़मीन जो बची होती है, उस ज़मीन पर जो बचे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो तने बचे होते हैं, उनको जलाते हैं। जलाने के बाद जो राख निकलती है, उस राख से उस मिट्टी को मिल जाता है खाद, और मिट्टी में वो करते हैं, उसमें खेती करना शुरू करते हैं। 2 या 3 साल तक वो खेती करते हैं। उसके बाद जब भूमि बंजर हो जाती है तो दोबारा से जंगल को काटते हैं दूसरी जगह, फिर वहाँ खेती करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि बंजर कैसे होगी, क्योंकि न तो जनजाति और आदिवासी लोग जो है वो न तो किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, न खाद का इस्तेमाल, उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते, और साथ ही साथ वो ट्रैक्टर से हम लोग तो करते हैं ना, कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं और धरती को उथल पुथल करते हैं। तो ये भी वो नहीं करते। हल चलाना उनके लिए सही नहीं है, वो मानते हैं, वो धरती को पूछते हैं, इसलिए धरती पर हल चलाना वो सही नहीं समझते। तो इसलिए क्या करेंगे, वो बार बार जगह बदल बदल कर खेती करते हैं। और इसी जगह बदल बदल कर खेती करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि के साथ साथ वो स्थायी कृषि भी करने लगे थे कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर कृषि भी करते थे। तो उनका एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चल रहा था। लेकिन बदलाव क्या हुआ, बदलाव ये हुआ कि जब पिछले 200 साल में स्थिति पूरी बदल गई। स्थिति एक साथ तो कभी बदलती नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे बदलती है। तो स्थिति कैसे बदली, स्थिति बदले कि जब आर्थिक बदलाव आया पूरे देश में इंडिया में इकोनॉमिकल चेंजेस आए। वो चेंजेस कहाँ से आए, अंग्रेज लेकर के आए। तो इकोनॉमिकल चेंजेस आए, धीरे धीरे वन नीतियाँ बनी, पॉलिसीज बनाई गई, वन नीतियाँ बनाई गई, राज्य वानिकी उद्योग चलना शुरू हुए, धीरे धीरे लकड़ी की बहुत डिमांड आना शुरू हो गई, और उसमें भी बहुत सारी लकड़ियाँ जैसे चंदन वगैरह जो बहुत महंगी लकड़ियाँ होती थी, उनकी तस्करी करना शुरू कर दी।
तो बहुत सारे जंगल काटे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ऊपर से राजनीतिक दबाव भी बना दिया उनके ऊपर कि भाई बड़े बड़े अफसर आकर के, पुलिस आकर के आपको डरा रही, धमका रही, बोले ज़मीन छोड़ दो, थोड़ी बहुत पैसे ले लो, दबाव बना रही है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो ज़मीन जो होती थी, उनके पास जो जंगलों पर राइट्स होता था, क्योंकि क्या हमारे देश में आपको पता ना कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आपके पास कागजात होने चाहिए, तो जंगलों के कोई कागजात होते नहीं थे, तो सरकार ने उनको वहाँ से राजनीतिक दबाव के चलते वहाँ से हटवा दिया। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो कैसे हो गए, वो शक्तिहीन समुदाय हो गए। तो 200 साल में बड़ा चेंजेस हुआ है। इसका कारण क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, जब ये 200 साल में ये सब कुछ होने लगा तो परिणाम ये हुआ कि होना शुरू हुआ प्रवास। प्रवास मतलब समझते हैं आप, प्रवास मतलब होता है एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर जाना, और किसकी तलाश में, रोजगार की तलाश में, संसाधन की तलाश में। और यही हुआ कि जनजाति जो आदिवासी लोग जो पहले जंगलों में निवास करते थे, अब उनके जंगल आपने छीन लिए तो वो कहाँ जाएंगे, वो शहर में जाएंगे, शहर में नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। अब इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है जबरदस्ती इनको कि भाई आप कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग बन रही है तो मजदूरी के रूप में वहाँ ले जा रहे हैं, बागानों की बागान बन रहे तो उनके केयर टेकिंग के लिए ले जा रहे हैं, घरों में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए ले जा रहे हैं कि घर का साफ सफाई का काम करेंगे। तो जो सबसे न्यूनतम वेज वाला होता है ना, सबसे कम से कम वेतन वाले काम इनको दिए गए। तो जो पहले स्वस्थ जीवन जी रहे थे जंगलों में, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे थे, खुलेआम जी रहे थे, बेखौफ जी रहे थे, अब उनको उनके जंगल छीन लिए तो वो बेचारे प्रवास करके शहरों में आए। और अब शहरों में उनको नौकरियां मिली तो कैसी मिली, बिल्कुल कम से कम रुपए वाली नौकरियां मिली हैं। इसका बड़ा एक नुकसान हुआ दोस्तों। अब ये हुआ क्या, जैसे ही 200 साल में परिवर्तन आया, आदिवासी जो पहले समृद्ध हुआ करते थे आज वो शक्तिहीन हुए, तो उससे दिक्कत क्या हुई, उससे समस्या होगी कि विकास तो हुआ लेकिन आदिवासियों की समस्या उत्पन्न होगी। तो आदिवासियों की समस्या क्या उत्पन्न होगी, हमारे देश में आदिवासी की समस्या क्या उत्पन्न होगी कि जैसे इमारती लकड़ी, खेती और उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया गया, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, देश को आगे बढ़ना था, तो ऐसे में उनको ज़रूरत थी इमारती लकड़ी की, खेती करने की ज़रूरत थी, उद्योग धंधों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए, और उद्योग के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। तो उद्योगों, खेती, इन सब के लिए क्या किया गया, जंगलों को साफ करना शुरू किया गया। तो खेती और उद्योग के दो मेन कारण थे जिसकी वजह से आदिवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो खेती में एक्चुअल में क्या हुआ होगा, तो खेती में क्या हुआ, उनकी जमीनें जबरन छीनी गई थी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एक कहानी के माध्यम से समझा था कि एक दिल्ली का एक परिवार था आदिवासी जो उड़ीसा से दिल्ली में आया था। उड़ीसा में उनका बहुत सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन अफसरों और अधिकारियों ने उनका वो, और ठेकेदारों ने उनकी ज़मीन छीन ली और एवज में कुछ पैसे दे दिए। तो जंगल साफ किए गए, इसलिए उनकी ज़मीनें छीन ली गई, और साथ ही साथ बहुत सारी ज़मीन देश के सैकड़ों बांध में डूब गई। दोस्तों आपको पता ना कि देश में एक एग्रीकल्चर करना है तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और हर जगह पर, हर राज्य में पानी तो नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ जरूर हैं, लेकिन नदियों का पानी रोक रोक कर बहुत सारे बांध बनाए गए इस देश में, सैकड़ों बांध बनाए गए। अब आपको पता है ना बांध कितना बड़ा होता है, कभी आपने बांध देखा होगा, तो बांध इतना बड़ा होता है तो उसमें कितनी एकड़ या कितनी ज़मीनें आ जाती होगी। अब वो बहुत सारी ज़मीनें जो बेचारे आदिवासियों की ज़मीनें उसमें चली गई, डूब में चली गई। अब जब ज़मीनें डूबती है तो क्या होता है, उनको विस्थापित होना पड़ेगा ना भाई, जान बचाने के लिए तो बड़ी ज़रूरत है कि आपको कहीं वहाँ से दूर भागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि विस्थापन उसका कारण रहा। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि सैकड़ों बांधों का निर्माण भी जनजातियों के विस्थापन का कारण बना, और कृषि सबसे अहम मुद्दा था उसमें। उसके साथ साथ उद्योगों ने भी यहाँ पर कसर नहीं छोड़ी। उद्योग भी समस्या बने आदिवासी के जीवन के लिए। कैसे बने, देखिए, जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए हमेशा ताकतवर गुटों ने मिलकर काम किया। जितने भी ताकतवर गुट थे उनको पता था कि भाई ज़मीन सस्ते में मिल रही है और साथ ही साथ वहाँ पर जंगल भी है, और एक सबसे मेन चीज़ थी कि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल, जो खनन चाहिए था, कोयला मिल रहा है, लोहा वगैरह सब, वो सब तो भूमि से मिल रहा है। मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बात की थी और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भारत में ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो उन इलाकों में थी जहां पर सबसे ज़्यादा खनन क्षेत्र मिले हैं, जहां पर कोयला मिला, लोहा मिला, सारी चीज़ें वहां पर मिलती है। कहां पर मिलती है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, पूरा झारखंड का एरिया पूरा खनिज से भरा पड़ा हुआ है, और छत्तीसगढ़ भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ये सभी, उड़ीसा है, इन सभी राज्यों में भर भर के इनको क्या मिला, खनिज मिला। तो खनिज संपदा को निकालने के लिए अब उन्होंने जनजातियों की जो भूमि थी, अब कब्जा पहले हक किसका था, जनजातियों के अधिकार में थी वो,
अब इन कंपनियों ने, इन बड़े बड़े ताकतवर गुटों ने एकजुट होकर के उनकी ज़मीन उनसे छीन ली और बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया पालन किए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रक्रिया थी कि कोई प्रोसेस निकाली सरकार ने कि सरकार के नियम के हिसाब से इनको ज़मीन लेकर के इनको घर दिला जाए, कोई प्रोसेस नहीं, छीन ली ज़बरदस्ती धमका करके और कुछ थोड़े बड़े पैसे दे दिए और नौकरी का लालच दे दिया था, ऐसा कुछ हुआ। तो खनन के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा व्यक्ति, अब मैंने बोला ना खनिज की वजह से हुआ, तो खनिज के कारण विस्थापित होने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे पूरे इंडिया में जो खनन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, उसमें से 50% तो कौन थे? केवल आदिवासी थे। जैसे कहाँ से विस्थापित हुआ? उड़ीसा में ये सबसे ज़्यादा हुआ, वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर खनन के चलते आदिवासियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। देखिए, आदिवासी समुदाय को ऐसे, आप भी समझते हैं कि जो जंगल में रहते हैं और एजुकेशन स्टेटस इतना अच्छा था नहीं उस समय, और ज्ञान की कमी होने की वजह से उनके पास स्किल्स बहुत कम था कि वो शहर में जाके कोई नया काम तो नहीं कर सकते, तो मजदूरी के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। तो अब एक तबके को वहाँ से निकालोगे तो उनके लिए कुछ न कुछ आजीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उन गुटों ने कुछ भी नहीं किया। जो ताकतवर समूह थे उनने केवल अपना लाभ देखा। देश में औद्योगिकरण तो बहुत तेज हुआ, लेकिन इन लोगों को सबने दरकिनार कर दिया, हाशियाई पर ले आया इनको। और पूर्वोत्तर में जो सबसे बड़ी समस्या है, पूर्वोत्तर में ज़मीनें जो हैं, जो आदिवासी की ज़मीनें हैं, वो मतलब विवाद में पड़ी हुई थी। किसके विवाद में? वहाँ पर सशस्त्र सेना बल है, सशस्त्र बल और आदिवासी के बीच में अक्सर टकराव होता था वहाँ पर। देखो, उत्तर पूर्वी राज्य की जो आदिवासी जनजाति है वो पहाड़ी आदिवासी जनजाति है। जैसे अगर मैं मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया नाम की जनजातियाँ पाई जाती है। नागालैंड में नागा नाम की जनजातियाँ पाई जाती। अब आप जनजातियों से उनके अधिकार छीनोगे तो वो तो रिवोल्ट करेंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या हुआ? और राज्यों में समस्या नहीं हुई क्योंकि वो चुपचाप आदिवासी मजबूरी में छोड़ के चले गए, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या, उन्होंने विरोध भी बहुत किया, तो टकराव होता रहा। तो टकराव की वजह से उनकी ज़मीनें वैसे ही वहीं बिंदी पड़ी हुई है। तो मतलब ना तो उस पर कोई खेती हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो दोनों के टकराव चलता रहता हमेशा। तो बड़ी समस्या वहाँ पर हो रही थी आदिवासियों के लिए। तो पूर्वोत्तर राज्य में आप सशस्त्र बल समझते, आप सशस्त्र बल आर्मी की एक फोर्स होती है दोस्तों। इसका नाम भी रखा गया है, इसका बोलते हैं आस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और सशस्त्र बल में वही सभी सेना का समूह आता है जो शस्त्रों के जो इनको शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाता है। तो सशस्त्र बल समझते हैं, मैंने आर्मी, और इनको लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। आज भी हमारे देश में विवाद सुलझा नहीं है, ठीक है। समझते हैं आगे। अब देखिए, अंग्रेजों ने और भारत की सरकार भी ने, दोनों ने मिलकर के, जब भारत का भी विकास हुआ और अंग्रेजों ने भी अपने विकास के लिए क्या किया था, बहुत सारे जंगलों को काटा था। शुरुआत में जनजातियों से, आदिवासियों से इनके जंगल छीने गए थे। अब इन्होंने जंगल छीने और बहुत सारे जंगल काट दिए गए, तो सब सरकार को लगा कि यार जंगलों की संख्या, यानी पेड़ों की संख्या, वनस्पतियों की संख्या बहुत कम हो रही है, तो अब एक और नया प्रोग्राम लाना पड़ेगा कि इन जंगलों को बचाओ आप। तो सरकार ने क्या किया, 2 प्रोग्राम शुरू किए, जिसके नाम क्या है, एक का नाम था राष्ट्रीय पार्क और दूसरे का नाम था वन्य जीव अभयारण्य। तो देश में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य का कॉन्सेप्ट लाया गया। आज भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क है और 543 वन्य जीव अभयारण्य। तो अब राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, तो जगह कितनी घेरेंगे ये? अब देखो, राष्ट्रीय पार्क में टोटल 40,564 वर्ग किलोमीटर जगह में आते हैं, और वहीं वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वो 1,18,918 वर्ग किलोमीटर जगह में आते हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी बोला कि भाई इसमें ना तो शिकार किया जाएगा, ना यहाँ के जंगलों को काटा जाएगा, ना कोई पेड़ को काट नहीं सकता, यानी जनजातियों को भी वहाँ से जो है बाहर निकाल दिया गया, आप भी यहाँ नहीं रह सकते, आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो पहले वो इनके इलाके थे और वहाँ आपको लगा कि जंगल बचाना है, तो आपने उनको वहाँ से भी बेदखल कर दिया। ये वे इलाके जहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया। उजाड़ दिया गया मतलब वहाँ से निकाल दिया गया। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय को अब आजीविका और भोजन के मुख्य स्रोत से भी वंचित हो जाते हैं। मतलब अब उनको आपने कहाँ से उजाड़ दिया, अब आपने उनको जंगलों से भी निकाल दिया, तो जंगल से अपने ज़मीन जायदाद से बिछड़ने के बाद अब आदिवासी के ऊपर समस्या क्या आ गई, वो आजीविका और भोजन दोनों के स्रोत से वंचित हो जाते हैं। तो बड़ी समस्या है। अब जब दोनों स्रोत से वंचित हो जाते हैं तो जाते कहाँ हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो माइग्रेट करेंगे। तो काम की तलाश में आदिवासी कहाँ, शहरों की ओर रुख करने लगे, शहर की ओर जाने लगे। अब शहर में जाएंगे तो आदिवासी जो
जंगल में रहते थे तो आप शहरों में काम क्या मिलेगा आपको, उनको कम से कम वेतन में काम मिलेगा, वो भी कंस्ट्रक्शन में, जो बिल्डिंग वगैरह बनती वहाँ पर अक्सर आपने देखे होंगे मजदूर जो काम करते हैं मैक्सिमम उसमें आदिवासी समुदाय से होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहाँ से जंगलों से उनको निकाला गया है, जहाँ पर रोजगार नहीं थे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे। और ये व्यक्ति उद्योग और निर्माण स्थलों पर बहुत कम वेतन पर नौकरियाँ करने लगे। बहुत कम वेतन पर नौकरियाँ, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खाना भी पूरा नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो रहना भी शहर में बहुत महंगा है। अब ऐसे में शहर में रहेंगे तो उनकी जो जीवन है वो लाचारी भरा हो गया, बड़ी मुश्किल से उनको जीवन जीना पड़ रहा है। जहाँ वो गांव में, अपने एरिया में, जंगलों में स्वच्छंद तरीके से घूमते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, अपना काम जीविका चलाओ, बस इतना काम था। लेकिन अब समस्या हो गई है। इस प्रकार गरीबी और लाचारी के जाल में वो फंसते चले गए। क्यों फंसते चले गए, कैसे फंसते चले गए? तो गरीबी और लाचारी के जाल में इसलिए फंसते चले गए क्योंकि वेतन क्या था इनका, बिल्कुल कम वेतन पर नौकरियां करने लगे। और बच्चे भी तो हैं, घर परिवार भी तो हैं। ऐसे में क्या हुआ, बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत बढ़ने लगी। बच्चे जो है वो अंडरवेट होने लगे। कुपोषण समझते दोस्तों आप? कुपोषण का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से बच्चे का शारीरिक विकास अगर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर भोजन नहीं मिले और उसकी उम्र के हिसाब से उसकी शारीरिक बनावट जो है वो विकसित ना हो पाए, तो उसी को बोलते हैं कुपोषण। यानी भूखे रहने की वजह से होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, पोषक की कमी से। और निम्न साक्षरता दर भी रही क्योंकि अगर आपका वेतन ही निम्न है तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो ये धीरे धीरे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए और बस उसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चों में कुपोषण भी हुआ और साथ ही साथ निम्न साक्षरता दर यहाँ पर मिलती है। तो बहुत कम यहाँ पर साक्षर लोग होते हैं। क्यों? समस्या ये हो गई क्योंकि आपने उनके इलाके में जाकर उनसे वहाँ से बेदखल कर दिया, जिसमें वो एक्सपर्ट थे, आपने वो चीज़ छीन ली। फिर आगे क्या हुआ? फिर और समस्या क्या है? समस्या ये है कि उन्होंने आमदनी के अलावा बहुत कुछ खो दिया। अब लोग लगता है खाली आमदनी नहीं खोई उन्होंने कि भाई अब आमदनी के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ रही। तो ऐसा नहीं कि जनजातियों ने केवल आमदनी खोई थी, जनजातियों ने आमदनी के अलावा बहुत सारी चीज़ें खो दी जो उनके दिल से, उनके जहन से जुड़ी हुई थी। और क्या थी वो? उनकी परंपरा और रीति रिवाज। उनने परंपरा और रीति रिवाज को खो दिया। अब बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं, शहरों में मजदूरी करते हैं और अपने जो पुराने पोशाक, पहनावे, त्यौहार वगैरह मनाते हैं वो मना ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो बहुत होता था लेकिन अब नहीं कर पा रहे। तो उनने अपनी संस्कृति को खो दिया, अपनी पहचान खो दी, अपनी परंपरा और रीति रिवाज को खो दिया। उड़ीसा के एक व्यक्ति है जिनका नाम था गोविंद मारन। उड़ीसा में रिफाइनरी एक परियोजना आई थी। एक रिफाइनरी परियोजना के चलते जब उड़ीसा के आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, तब अरुण मारन अपनी आप बीती सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, उन्होंने बस थोड़े बहुत मकान छोड़ दिए, उन्होंने हमारे शमशान भूमि, मंदिर, कुएं और तालाब सब पर कब्जा कर लिया। अब हम जिए तो कैसे जिएंगे? इसका मतलब गोविंद मारन ये अपनी आप बीती सुनाते हैं कि हमारे उड़ीसा में एक रिफाइनरी की आ गई, उन्होंने हमारे मकान छीन लिए। रिफाइनरी की आ गई, उन्होंने हमारे जो खेती की ज़मीन है वो छीन ली, मकान थोड़े बहुत छोड़ दिए, इवन शमशान छीन लिया, मंदिर पर कब्जा कर लिया, नदी और तालाबों पर भी कब्जा कर लिया। अब सारी चीज़ जिस पर हम लोग जीते थे वो सब तो छीन ली, तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो अपनी आप बीती सुनाते हुए गोविंद मारन साहब जो है बड़ा दुख के साथ इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी भी समस्या इनकी खत्म नहीं हुई, समस्या और भी है दोस्तों। समस्या क्या है? आदिवासी जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी के जो सामाजिक और आर्थिक आयाम का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो आर्थिक और सामाजिक समझते हो। आर्थिक मतलब पैसा कमाना और सामाजिक मतलब होता है जो रीति रिवाज फॉलो करना और अपना जो संस्कृति को फॉलो करना, अपने जो पुराने चल रहा है, जो क्रियाकलाप वो करते आए वो, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ही उनकी आजीविका चलती है कहीं ना कहीं। तो आदिवासी जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे को प्रभावित करता है। तो अगर आप उनका सामाजिक जीवन खत्म कर दोगे तो आर्थिक जीवन भी खत्म हो जाएगा। अब आपको इसको कैसे जोड़ना, दोबारा से मैं इसका जुड़ाव बताता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, आदिवासी का सामाजिक जीवन था जंगलों वाला। वो जंगल में निवास करते थे, जंगल में ही सब कुछ करते थे, वहाँ पर वो आजीविका चलाते थे, जंगल और शिकार करते थे और चीज़ों को बिन करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। अब आपने क्या किया? आपने उनका आर्थिक वाला हिस्सा नहीं छीना, आपने क्या बोल दिया कि भाई हम आपका सामाजिक हिस्सा छीन रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया। तो उनका सामाजिक वाला हिस्सा छीन लिया आपने। सामाजिक जीवन तो छीन लिया जो जीते थे, त्यौहार करते थे, रीति रिवाज करते थे।
अब उसके अलावा आपने सब कुछ छीन लिया तो उनके पास क्या बचा, आजीविका का साधन खत्म कर दिया। तो बोलना चाह रहा है कि आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब शहरों में उनके पास पैसे ही नहीं है तो फिर वो अपना सामाजिक जीवन कैसे जिएंगे, समझ रहे? तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे के विनाश होने पर दूसरे को प्रभावित करता है। आपने एक दायरा विनाश कर दिया, उनका सामाजिक जीवन खत्म कर दिया, तो आर्थिक जीवन भी अपने आप क्या हो गया, प्रभावित हो गया और गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। उनके साथ छीना झपटी एवं विस्थापन प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक और हिंसात्मक भी होती है। तो उनके साथ छीना झपटी, जमीन छीनना, आपने वो स्टोरी याद करिए बार बार, उस स्टोरी से सब कुछ समझ में आएगा। ये स्टोरी क्या बोलती है? वो स्टोरी बोलती है कि जो दादाजी वो बताते हैं कि भाई उड़ीसा में हम लोग अगर जंगलों को बचाने के लिए सामने भी आते तो ये लोग मारते थे, मारते पीटते, अदालतों में घसीटते थे, तो डराते धमकाते, सब कुछ होता था। तो कहीं ना कहीं क्या था, छीना झपटी और विस्थापन करने से मना करते, एक जगह से दूसरी जगह जाने से मना करते अगर, तो बड़ी हिंसा, दर्दनाक और हिंसात्मक भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको मारा भी जाता था और बड़ी कहानी दर्दनाक है। जो अभी गोविंद महाराज ने जो कहानी बताई कि भाई उन्होंने हमारी सारी चीज़ तो छीन ली, तो बड़े आत्मीयता के साथ उन्होंने ये बात बताई है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इंडिया में जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बातें बताई कि हमारे साथ ये हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ पर हमने समझा आदिवासी और विकास के बीच में संबंध समझा। पहले तो हम लोगों ने जंगल के महत्व को आदिवासी से कनेक्ट करके बोला, और बाद में हमने बात किया कि आदिवासियों के से जब जंगल छीने गए, जब औपनिवेशिक काल के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, आज वो लाचारी का जीवन और गरीबी का जीवन क्यों जी रहे हैं, क्यों कम से कम वेतन पे काम कर रहे हैं, और उनके सामाजिक और आर्थिक दोनों आयाम एक दूसरे पर निर्भर है। ये सारी चीज़ हमने इसमें समझ ली। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है magnetbrains.com, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा एक अच्छा ऑप्शन, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसलिए यहाँ श्योरिटी किस बात की है कि यहाँ आपको सारी कुछ चीज़ें फ्री मिलेगी। और आपको यहाँ पर जाना है CBSE हिंदी मीडियम में। जैसे ही आप CBSE हिंदी मीडियम में प्रवेश करते हो, वहाँ पर आपको 12वीं 11वीं 10वीं 8वीं 9वीं सब कुछ क्लासेस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको बस क्या करना है, 8वीं क्लास पर क्लिक करना है। जैसे आप 8वीं क्लास पर क्लिक करोगे, आपके नीचे आपके सारे टीचरों के फोटो और उनके सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, बस आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वो टीचर ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं या जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, सबके आपके पास डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नीचे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पे जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर के यहाँ पर मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक भी मिल जाएंगे। बस आपको क्लिक करना है उस टॉपिक पर। जैसे आपने टॉपिक पर क्लिक किया और आपका वीडियो हो जाता है शुरू। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ करके और नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो नेक्स्ट वीडियो करके आगे भी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक विकल्प है जिससे आपको यूट्यूब पे होने वाली परेशानियों से थोड़ा सा निजात मिलेगा। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है, वो भी निःशुल्क, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।